इतने समय से मैं इस घर में रह रही हूँ। इस घर के हर उतार चढ़ाव में आप सबके साथ रही हूँ, फिर भी आज तक आप मुझे पहचान नहीं पाई दादी। और आज आप मेरे चरित्र पर शक करें, मेरे चरित्र पर दादी। दादी मैं सपने में भी कभी इस बारे में नहीं सोच सकती। मैं दिन रात सिर्फ अपने सुमेंद्र के बारे में सोचती हूँ, उसके सपने के बारे में सोचती हूँ। उसी की खातिर मैं जी रही हूँ। आज उसके गुनहगार को सजा दिलाना और उसके सपने को पूरा करना मेरे जीने का मकसद है दादी। दरअसल मेरा पैर वो गीले टी शर्ट पर पड़ा, मैं फिसलने लगी और ऋषभ जी ने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आप सब इसे कुछ और समझ बैठे। अब मैं क्या सफाई दूं, क्या कहूं? मुझे खुद को शर्म आ रही है। अगर आप लोग को मेरी बात का विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन यही सच है और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। तुमको कुछ सोचना समझना नहीं है। राई का पहाड़ बनाने की आदत है तुम। मैं कहता हूं बदल डालो इस आदत को, नहीं तो तुम लोगों को दुख देती रहोगी और उनकी आहें तुमको खा जाएं। आपको भी लगता है कि मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। सरोजनी बिटिया, तुमका सफाई देने का कोनो जरूरत नहीं है बिटिया। हमरा अपने ऊपर से भरोसा उठ सकता है, बाकी तुमसे नहीं। और को कहीं अरुंधति के लगता है उम्र के साथ साथ उसकी बुद्धि भी मंद पड़ गई है बिटिया। उसकी बातों का बुरा मत लगाना। मैडम जी, तुम तो हमारा गर्व हो, हमारा अभिमान हो और हमका पूरा यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी ऐसा कोई काम न करोगी जिससे हमारा सर शर्म से झुके। तुम वैसे ही बहुत तकलीफ में हो बिटिया। अब अपने आप को और तकलीफ न दो। ना, अब तुम जल्दी से शांत हो जाओ, नहीं तो हम भी शांत न रहेंगे। कैसे शांत हो जाए? ओह गॉड, इन लोगों की सोच कितनी छोटी। हमारे लखनऊ में तो ऐसा नहीं होता। इन चाची जी सारे लोग ऐसे नहीं हैं। वो तो सिर्फ दादी जी, वो थोड़े पुराने ख्यालात की, और एक्सीडेंटली उन्होंने जिस हालत में हमें देख लिया था, उनका ऐसे रिएक्ट करना और शक करना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। हमसे बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाया है उस औरत ने। तुम पे ऋषभ लांछन लगाए हैं। तुम्हारी तो छोड़ो,
उसने अपनी खुद की बहू की इज्जत की परवाह नहीं की। छोटी सी बात, ऐसे लोगों के साथ रह के हमें सफोकेशन हो रही है। चाची जी लेकिन आप सब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या चाहिए तुमको? चाची प्लीज मैं इनसे बात करके आता हूं। चलिए। अब हम कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? आप तो जानती है कि हम बिल्कुल गलत नहीं थे, और अगर हमने बात करना बंद कर दिया ना तो दादी जी को लगेगा कि वो सही थे, और हमें उनकी इस सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? उन्हें जो सोचना है सोचने दो। सॉरी, लेकिन ये मामला मेरे परिवार के बीच से उठा है और मैं अपनी वजह से अपने परिवार को किसी भी असहज स्थिति में नहीं डालना चाहती। शक एक ऐसी बीमारी है जिसे अनदेखा किया जाए तो और बढ़ती है, इसीलिए इससे पहले कि स्थिति और खराब हो, इसलिए बेहतर होगा कि हम अभी से बात करना बंद कर दें। आपको अगर यहाँ रहना है तो रहिए, लेकिन आप मेरे लिए अनजान रहेंगे। क्या कहूँ आपसे, आप अच्छी तरह जानती है ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम किसी भी वजह से, किसी भी कारण किसी और के साथ घसीटा जाए। अगर मेरा नाम सुमेंद्र के अलावा किसी और के साथ जोड़ा जाएगा तो ये चीज मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको ये बात समझनी होगी और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सॉरी। पानी। आओ बैठ। आप खाना नहीं खाएंगे? वो बाद में, मुझे तुमसे बात करनी है। और टैटू बनाते हैं। टैटू? आपको टैटू बनाना आता है? दोस्त से सीखा। आओ हाथ आगे लाओ। लीजिए। वैसे आप क्या बनाएंगे? इस पे लिखूंगा कि मेरा पति बेवकूफ है। ये आप क्या कह रहे हो? क्यों? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा पति बेवकूफ है? नहीं समझी। हाँ? क्या समझ रखा तुमने मुझे कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मैं पकड़ नहीं पाऊंगा? क्या कह रहे हैं? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने क्या किया है? क्या किया है? बाहर सब्जियों वाला मिला था, उसने मुझे बताया कि तुम अपने घर वालों के साथ में मार्केट गई थी या नहीं? दरअसल वो भाभी की बस मदद कर रहे थे। मदद करना चाहते थे? मैंने तुम्हें उनकी मदद करने के लिए फ्री नहीं छोड़ा है, बल्कि यहाँ रहने के लिए रखा है तुम्हें। तुम्हें एहसास है इस बात का कि तुम्हारा पति रात दिन मेहनत करता है, भागा दौड़ी करता है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए? 4 दिन से मेरी पीठ में दर्द है, इस बात का एहसास है तुम्हें? लेकिन मैं घर के बाहर चला जाऊं, बस तुम्हें अपने मायके वालों से मिलने की बेचैनी होती है। मैंने तुम्हें इस घर में रखा है मायके मायके खेलने के लिए नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो इंदिरा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूं तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाथ का टैटू चेहरे पर बनाऊंगा, समझी तुम? बाकियों को तो छोड़ो, तुम खुद अपना चेहरा नहीं पहचान पाओगे। जब तक इच्छा करें तब तक पृथ्वी पर राज्य करने के पश्चात आध्यात्मिक आकाश स्थित अपने अलौकिक निवास को लौट सकते हैं। जब भगवान ब्रह्मा मौन हुए तभी सीता सहित अग्निदेव दादी जी मुझे आपसे बात करनी। तभी सीता सहित अग्निदेव ज्वाला से प्रकट हुए।
अग्नि ने सीता को राम के समक्ष प्रस्तुत किया, तब सभी ने देखा कि उनके लाल वस्त्र, आभूषण, केश दादी आदि जी पर मुझे आपसे बात करनी है। सर्वव्यापी अब राम साक्षी जी का होने के वास्ता। नाते राम जी का नाम लेकर हमका धमकी दे रहे हो? नहीं दादी जी, मैं आपको धमकी कैसे दे सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ना अपनी जगह सही है, और आपने जिस तरह लालचन लगाया और जिस तरह आप गुस्से हुई वो भी जायज है, मैं समझ सकता हूँ। कोई बुजुर्ग के सामने अगर ऐसा होता जैसा कि आपने देखा है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसा आप कर रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। अब तुम हमका मत सिखाओ, अकल दोगे क्या हमका? और वैसे भी लल्लो चप्पो हमका बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सब जानते हैं फुसलाने आए हो ना हमका। एक बात याद रखना, ये हरकत दोबारा हुई ना तो यहाँ से सीधा बाहर निकाल देंगे। दादी जी आपको जो ठीक लगे आप वही करिएगा। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, आप सिर्फ कहिए, मैं अभी चला जाता हूँ। मेरी बात सुनिएगा प्लीज। आप रामायण पढ़ती है ना? हाँ, रोज पढ़ती है। मैंने भी रामायण थोड़ी पढ़ी है और मैंने कुछ सीखा है उसमें से, और वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सीता मैया और राम जी जब वनवास से वापस लौटे थे तो एक आम आदमी, एक धोबी ने सीता मैया के ऊपर उंगली उठाई थी, और उसी वजह से सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, तब भी उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। वो तो अपने पति के प्रति बिल्कुल वफादार थी, पवित्र थी, और उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। उस वक्त जो गलती धोबी ने की थी आज आप वो कर रही है। आप सच जानने की तो कोशिश ही नहीं कर रही। आपको सरोजनी के बारे में ना गलत फहमी हो रही दादी जी। बस ऐसे उस पर उंगली उठा लिया आपने। आप तो राम भक्त है ना, आपको तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा आप ही मुझे बताइए, उस धोबी वाले किस्से से आपने क्या सीखा? यही ना कि अपनी सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए, और कभी भी किस पर लालचन लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दादी जी सच कह रहा हूं, आपको जो लग रहा है ना वैसा सरोजनी और मेरे बीच कुछ नहीं। रामायण की कसम, मैं सच कह रहा हूं। क्या हुआ? दादी की बात से अब तक नाराज हो? नहीं माँ जी, आखिर दादी की बातों का क्या बुरा मानना। दरअसल नीतू जी का मैसेज आया था, उनका ट्रांसफर हो चुका है। सोचा था कि उनके जरिए गुनहगार को ढूंढने में मदद मिलेगी, लेकिन अब तो ये भी उम्मीद नहीं रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ जी, क्या करूं? ये तो ठीक नहीं हुआ। खैर छोड़ो, चिंता की कोई बात नहीं। भगवान एक रास्ता बंद करता है ना तो दूसरा रास्ता खोलता है। कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। अम्मा जी बैठिए ना, बैठिए बैठिए। ये देखिए, हमने बिजनेस के लिए अचार बनाया है। चख के बताइए कैसा लग रहा है। नमक बहुत ही ज्यादा है। माफ कीजिएगा अम्मा जी। कोई बात ना है, गलती इंसान से ही होती है, माफ कर देना चाहिए। अब हर बात हमका खुल के बोलनी पड़ेगी का? वो
अब देखा जाए तो पूरी की पूरी गलती हमारी ना है। तुम लोग भी तो खैर जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो। हम चलते हैं, हमका भी काम है। शुक्रिया तुमका, अच्छा किया तुमने। हम अचार भरने के लिए डिब्बे लेके आते हैं। मैं आपका, आपके सपनों का, आपकी चुनौतियों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ आए। अरे माई, कमर टूट गई हमारी तो घर का काम निपटाते निपटाते। वो सरोजनी तो खरीदारी करने के लिए बाजार चली गई। घर के सारा काम का जिम्मा हमरे ऊपर आई गवा। पता है हमरा कितना मन था बाजार जाने का, मगर दादी ने हमका रोक लिया। इतना काम करते करते देह थर्रा जाती है। सुनिए, अब हमसे ये सब ना होगा, कोई नौकरानी ढूंढ लीजिए आप। तो तुम कौन हो फिर? हम आपको नौकरानी दिखाई देते हैं? फिर बात ऐसे क्यों कर रही हो? एक तो हमारे मगज में पहले ही टेंशन घुसी हुई है, समझ ना आ रहा का करे का ना करे। ऊपर से तुम ना अपने तार छेड़ दिया करो आके हमारे अंदर। अब क्या चिंता है आपको? इस सरोजनी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है ना? अगर मान लो उसका बिजनेस चल गया, नहीं भगवान ना करे उसका बिजनेस ना चले, पर चल गवा तो क्या होगा? उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, है ना? और हमारी इज्जत दांव पे लग जाएगी। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं आप। ठीक ना कह रहे हैं। उसके बाद भास्कर दुष्यंत ठाकुर खत्म, है ना? वो राज करेगी, राज। हाँ तो अच्छा है ना, वो कमाएगी और हम सब बैठ के खाएंगे। बहुत अच्छा बोली वो। केस हम देख लेंगे अपने आप। लेकिन एक सवाल पूछेंगे, उसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर देना। तुम बुद्धू बाद में बनी हो या पैदाइशी मूर्ख हो? जब वो राज करेगी तो तुम क्या करोगी? बताओ ना। कहा है ना, जब वो राज करेगी तो वो बन जाएगी रानी, और जब रानी होती है एक, बाकी होती है नौकरानी। अभी तो तुम क्या बोलती हो? हम जेठानी हैं, हम जैसा कहेंगे सरोजनी वैसा करेगी, वैसा हम पहनेंगे, वैसा खाएंगे, सब कुछ वैसा होगा। लेकिन जब वो रानी बन जाएगी ना, तो कुछ ना मिलने वाला तुमको। क्या खाना है? हमको पैसे दे दो। हमको ना पहनना है, हमको पैसे दे दो। हमको हार खरीदना है, हमको पैसा दे दो। ऐसी नौबत आ जाएगी तुम्हारी। क्या कहती हो? तुम्हारे तो बड़े बड़े सपने हैं, तुमको वो खरीदना है, बड़ी साड़ियां खरीदनी है, हार खरीदने हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर सरोजनी बिजनेस में कामयाब हो गई तो ये तो हमारे लिए घाटा है। हम ऐसा ना होना चाहिए, हम ऐसा ना होने देंगे। तो क्या करोगी? बताओ। हम भी वैसा करेंगे जैसे तुम बताओ। आप बताइए ना हमका। तो क्या सोच रही हो? सोचने दो ना। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों का भला करने का ऋषभ? तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की, है ना? फिर उसमें तुम्हारा ही केस क्यों ना उलझ जाए? राइट ऋषभ? इट वॉज परफेक्टली फाइन कि इमोशंस की दुहाई देने वाले इस परिवार के घर की बहू पे शक की सुई आके रुकी।
लेकिन नहीं, ऋषभ को वो जाके सुलझाना था। रियली ऋषभ, तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। और बाय द वे, हमारे प्लान की क्या प्रोग्रेस है? कहीं तुम इन जाहिलों के साथ जिंदगी भर रहने का तो प्लान नहीं बना रहे हो ना? हाँ, हम यहाँ पे अपना प्लान सक्सेसफुल करने आए थे और जैसे ही हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है हमें यहाँ से निकलना है। चाची जी, मैं वही कर रहा हूँ जैसे आप चाहती हैं। देखिए, आप फिक्र मत करिए, कोई गड़बड़ नहीं होगा। प्रॉमिस? और याद रहे ऋषभ कि हम यहाँ पे सरोजनी की प्रॉब्लम्स हल करने नहीं आए, सरोजनी नाम की प्रॉब्लम को हल करने आए।